अगर मैं इसको ऐसे कोष्टक में बंद कर दूं, इसको इसको अच्छा लिख लेते हैं, ठीक है मजा। ये पढ़ने का तरीका होता है। हम में से कितने लोगों को पढ़ना ठीक से आता है? हम पढ़े जा रहे हैं बट तरीका नहीं पता है, इसलिए पढ़ते रहते हैं, विचार नहीं विकसित हो पाते हैं। निवेश, इसको मैंने बंद कर दिया इसके अंदर, तो क्या लैंग्वेज दिख रही है? निवेश एक खर्च है ना, निवेश एक खर्चा है। दुनिया में जितने भी खर्च होते हैं किसी भी तरह के हो, वो क्या करते हैं? मांग बढ़ाते हैं, इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ाते हैं। अगर कोई लोग खर्च ही नहीं करे, कोई खर्चा करना बंद कर दे, तो क्या इकोनॉमी के अंदर मांग होगी? मतलब सामानों की मांग होगी? नहीं होगी। मतलब और मांग की कमी के कारण फिर क्या होगा? फैक्ट्रियों को बंद होना पड़ेगा, जो भी लोग सामान बनाते हैं उनको अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। खर्चा करना, अगर लोग सारे लोग कंजूस हो जाए इकोनॉमी के अंदर, या पूरी अर्थव्यवस्था में लोग सन्यासी हो जाए, साधु की तरह रहना शुरू कर दे, तो ना कार की जरूरत पड़ेगी, ना फोन की जरूरत पड़ेगी। एक बार मैं एक महात्मा जी के साथ, महात्मा जी मेरे को ले गए कि रामेश्वर चलते हैं, ओंकारेश्वर चलते हैं, मतलब एक टीम के साथ ले गए मुझे। महात्मा जी को मैं पसंद आ गया था एक मेरे तरीकों से, जो जंगल में थे, और मैंने उनको साष्टांग प्रणाम कर लिया, ये सोचे बगैर कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो महात्मा जी बड़े खुश हुए, उन्होंने मेरे से पूछा कहाँ से आए हो और ये सब। फिर बाद में मैं उनसे मिलता रहा, तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि हम 10-11 लोग जा रहे हैं, आपको मैं लेके चलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं उनके साथ गया। तो उन्होंने मेरे को कह दिया कि आप फोन वगैरह ये कोई भी चीज़ साथ में नहीं होनी चाहिए, तो सब छोड़ना पड़ा। तो साधु सन्यासी के लिए क्या है? उनको ना कार चाहिए, ना फोन चाहिए, गेरुआ वस्त्र चाहिए, जिसको वो भी एक ही टाइप, एक ही लंबाई का होता है, जिसको लपेट लेते हैं, और खड़ाऊ रहती है जो लकड़ी की बनी होती है। जो महात्मा जी थे उनके पास ये सब कुछ था। फिर सारी महात्मा हो जाए। कपड़े कैसे बिकेंगे, जूते कैसे बिकेंगे? तो आप खुद समझ जाइए। और महात्मा को मकान भी नहीं चाहिए उनको, तो फिर ये सीमेंट और ये सब का क्या होगा? तो खर्चों से इकोनॉमी चलती है ना। होली दिवाली त्योहार आते हैं तो लोग खर्चे करते हैं, तो उसे इकोनॉमी के अंदर, जैसे धनतेरस आती है तो लोग व्हीकल्स बुक कराते हैं। तो जो मतलब 2020-21 इनमें जो धनतेरस आई, तो जो इकोनॉमी नीचे जा रही थी उसको पूरा पुश मिला। तो खर्चे क्या होते हैं? मतलब डिमांड बढ़ाते हैं। अगर हम ये मानिए कि निवेश एक खर्चा है, तो इसका मतलब इसकी भूमिका समझ आ रही है आपको? खर्च होने के कारण ये क्या करेगा? डिमांड बढ़ाएगा। और जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो हम एक फर्म को पढ़ते हैं, एक उपभोक्ता को पढ़ते हैं, एक उत्पादक को पढ़ते हैं, एक को पढ़ते हैं। जब आप एक को पढ़ते हो, तो जैसे एक फर्म को पढ़ रहे हो तो मांग शब्द आएगा, पूरी इकोनॉमी को पढ़ रहे हो तो समग्र मांग आएगा। तो आपको मैंने क्या लिखा है कि निवेश की दोहरी भूमिका होती है। जहां एक और ये समग्र मांग को बढ़ाता है, ये लिखा है ना आपको, तो मांग बढ़ रही है। समग्र बढ़ लिखना जरूरी है क्योंकि आप पूरी इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं। तो इसी की तो व्याख्या हो रही है, और क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूंगा कि ये, अब खर्च को तो मैंने समझा दिया, अब ये उत्पादक वर्ड यूज हो रहा है। खर्चे भी अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ उत्पादक होते हैं, कुछ अनुत्पादक होते हैं। अगर आप ये डिजिटल बोर्ड खरीदते हो, जो मेरे सामने मतलब आपको भी दिख रहा है, तो ये कौन सा खर्चा होगा? उत्पादक। इससे प्रोडक्शन हो रहा है, राइट? मतलब मैं पढ़ा पा रहा हूँ ना आपको इस बोर्ड की वजह से, तो ये प्रोडक्शन है, सर्विस देना भी प्रोडक्शन में आता है। तो ये निवेश कहलाएगा। जब दृष्टि ने इसको खरीदा तो ये निवेश की कैटेगरी में आएगा। विकास सर ने इसको क्लास के लिए खरीदा, और ऐसे एयर कंडीशनर वगैरह क्लास के लिए लिए गए तो निवेश है। अगर वही एसी घर के लिए हो तो वो निवेश नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका पर्पज उत्पादन करना नहीं है, मार्केटिंग करना नहीं है। उसका पर्पज है संतुष्टि, ठंडी हवा का आनंद लेना है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उपभोग कहेंगे। पर्पज से पता लगता है। एसी के ऊपर नहीं लिखा हुआ है कि मैं निवेश हूं, एसी के ऊपर नहीं लिखा हुआ है कि मैं उपभोग हूं। आप खुद समझदार है। कार के ऊपर नहीं लिखा हुआ है कि मैं निवेश हूं, लेकिन अगर आप ओला उबर से जुड़ने के लिए लाते हो तो निवेश है। अपने परिवार के लोगों को घुमाने के लिए लाते हो तो उपभोग है। तो उपभोग का खर्चा उत्पादक नहीं माना जाता, निवेश को उत्पादक माना जाता है। इसका मतलब ऐसा खर्चा जो मशीन लाने पर किया गया हो, उपकरण लाने पर किया गया हो, भवन बनाने में किया गया हो, इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो निवेश में आते हैं। जब ऐसे खर्चे होते हैं तो देश की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है और साथ में मांग भी बढ़ती है, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो मशीनें बनाती है। थोड़ा मैंने आपको पहले कह दिया कि आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसे। धीरे धीरे मैं इसको कॉम्प्लेक्स करूंगा। ये मेरी चाहत नहीं है कि मैं इसको कॉम्प्लेक्स करूं, ये तो इसकी मांग है, इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है। आप ऐसे सोचो कि भारत में क्या हर कंपनी बिस्किट बना रही है, हर कंपनी कपड़े और जूते बना रही है? नहीं, कुछ कंपनियां ऐसी है जो मशीन बनाती है। बॉश का नाम सुना होगा, ऐसे L&T का नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी भारी भरकम इंजीनियरिंग वस्तुएं बनाती है। ट्रैक्टर बनते हैं, तो ये सब जो भी है ट्रैक्टर है, भारी भरकम मशीन है, इनकी मांग कहां से आएगी? उपभोक्ता तो इनका इस्तेमाल नहीं करता है। उपभोक्ता कहां इस्तेमाल करता है? किसी उपभोक्ता को देखा आपने ट्रैक्टर खरीदते हुए? उपभोक्ता ट्रैक्टर क्यों खरीदेगा? खरीदना होगा कार खरीदेगा। तो ट्रैक्टर जो कंपनियां बनाती है वो कैसे बिकेगा? इसका मतलब देखो, आप उपभोग भी एक मांग है। आप उपभोग करते हो, इससे भी मांग पैदा होती है, और निवेश करते हो तो भी मांग पैदा होती है। लेकिन निवेश की मांग स्पेशल है, ये मशीनों की मांग है, मशीन उपकरण इस तरह की चीजें।
और कुछ कंपनियां ऐसी है जो ये चीजें बनाती है, ये चीजें, इसमें हम नाम शामिल कर सकते हैं, एल एंड टी जैसी कंपनियां हैं, महिंद्रा जैसी कंपनियां हैं, बोश जैसी कंपनियां हैं। हिंदुजा ग्रुप का नाम सुना होगा, अशोका लीलैंड और इस तरह की बड़ी बड़ी ट्रक्स जो बनाती है, टाटा मोटर्स को भी शामिल कर सकते हैं। ये इन कंपनियों की, ये कंपनियां ये चीज पैदा करती है, तो इनकी जो मांग है वो निवेश से आएगी। अगर निवेश नहीं होगा तो ये कंपनियां बर्बाद हो जाएगी, राइट। तो ये ऐसे समझो। तो मांग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी निवेश जरूरी है, और जब लोग ये खरीदते हैं तो उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है। एक गांव में 5 ट्रैक्टर थे, अब 10 ट्रैक्टर हो गए माना कि, तो 5 ट्रैक्टर गांव वाले और खरीद के लाए, तो इससे इन कंपनियों को मार्केट मिला और गांव की उत्पादन क्षमता पहले की तुलना में ज्यादा होगी। दृष्टि में जितने ये बोर्ड होंगे उतनी उत्पादन क्षमता होगी, जितने कैमरे होंगे उतनी उत्पादन क्षमता होगी, प्लस दृष्टि इनको जितना खरीदेगा। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा था कि एक विलेज में 5 ट्रैक्टर थे पहले और अब 10 हो गए, तो गांव की उत्पादन क्षमता ज्यादा हो गई, कंपनी का माल बिका। और दृष्टि अगर इसको, ये बोर्ड्स को ज्यादा खरीद रहा है, कैमरे ज्यादा खरीद रहा है, तो दृष्टि की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, और प्लस ये जो कंपनियां हैं इनका माल बिक रहा है। तो आप निवेश का मतलब दो तरफा चल रहा है, ये मांग भी बढ़ा रहा है, कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है, राइट। इसका मतलब एक देश के आर्थिक विकास में निवेश की बहुत बढ़िया भूमिका नजर आ रही है। ये तो मैंने आपको इसका वो समझाया, निवेश का अर्थ बताया। इसके बाद अगला हेडिंग लगाइए। तो पहला प्रस्तावना था, अब अगला हेडिंग लगाइए, निवेश का हेरड, निवेश का हेरड डोमर, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, हेरड डोमर। निवेश का हेरड डोमर मॉडल, ये इसी पे जरा फोकस आपको करना है, तो आप लिखिए इसके बारे में। यह मॉडल, यह मॉडल इस बात का समाधान प्रस्तुत करता है, इस बात का समाधान प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार एक राष्ट्र, किस प्रकार एक राष्ट्र अपनी ग्रोथ रेट, ऐसे लिख सकते हैं दो मामले में, किस प्रकार अपनी ग्रोथ रेट को एक निश्चित स्तर पर बनाए रख सकता है, अपनी ग्रोथ रेट को एक निश्चित स्तर पर बनाए रख सकता है या उसे बढ़ा सकता है। मतलब ये एक सबके सामने सवाल खड़ा होता है, इंसान के सामने भी, अर्थव्यवस्था के सामने भी, कि जो हमारा लेवल है जहां हम चल रहे हैं उसे नीचे ना आ जाए कहीं, कम से कम हम वहां पर चलते रहे। तो एक इकोनॉमी भी इसी प्रकार की तनाव से गुजरती है और एक इंसान भी इसी प्रकार के तनाव से गुजरता है। तो ये मॉडल इस चीज का सोल्यूशन देता है, रास्ता दिखाता है कैसे हम कैसे कर सकते हैं। तो आगे लिखे आप, इस मॉडल के अनुसार ग्रोथ रेट को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि निवेश एक निश्चित दर से बढ़ता रहे, और यदि ग्रोथ रेट के स्तर को बढ़ाना है तो निवेश की दर को अधिक तेज गति से बढ़ाना होगा, तो ये क्या बोल रहा है कि आप, अगर आपको जैसे 5% ग्रोथ चाहिए हर साल कंपाउंडिंग वे में, जैसे कि 100 पर 105 हो गया, तो 105 पे 5% कितना बनता है वो, फिर उसके ऊपर 5% कितना बनता है, ऐसे लगातार साल दर साल 5% की ग्रोथ रेट मेंटेन करनी है। तो आपको निवेश का एक दर हमेशा मेंटेन करनी पड़ेगी, बढ़ने की दर हमेशा मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर निवेश उससे कम हुआ तो फिर आपका ये लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। या फिर यूं समझ लो कि ग्रोथ रेट को ज्यादा बढ़ाना हो, स्पीड उसकी ज्यादा करनी है, तो फिर निवेश को भी बढ़ाना पड़ेगा ज्यादा तेज गति से। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं ये मॉडल निवेश के इर्द गिर्द घूम रहा है, मतलब निवेश मेंटेन रहना चाहिए या निवेश बढ़ना चाहिए, इस तरह की बात। पैराग्राफ चेंज करके फिर आप लिखें, क्योंकि का मतलब सिंस, क्योंकि निवेश के लिए संसाधन बचतों से प्राप्त होते हैं, बचतों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इस मॉडल में बचत की दर को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मैं समझाऊंगा आपको, आप पहले लिखें। इस संदर्भ में इस मॉडल में निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया है। रेश लगाएं और सूत्र लिखें। छोटा जी लिखें, जी इक्वल टू बड़ा एस लिखें, डिवाइडेड बाय बड़ा सी लिखें, तो छोटा आर लिखें।
ये मतलब लिख लें यहां पर G इज इक्वल टू ग्रोथ रेट S इज इक्वल टू सेविंग रेट, लेकिन ये जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आती है, इज परसेंट ऑफ जीडीपी। बचत की दर जो है वो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में है, और सीआर का मतलब क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो। हिंदी में कहेंगे पूंजी निर्गत अनुपात। तो पूंजी निर्गत अनुपात क्या होता है ये देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ऐसे ही देख लो आप। जब भी कोई आदमी निवेश करता है, ये तो एक अलग तरह की मांग होगी ना, उपभोग के अलावा मांगे, और मशीन और उपकरण वगैरह खरीदने हैं, तो कैसे होगा ये? जैसे अगर कोई व्यक्ति जितना उत्पादन करता है, एक किसान जितना उत्पादन करता है, वो सारे उत्पादन का उपभोग कर लेता है। हमने देखा लोग गाँव में क्या करते हैं, जैसे अपने जो खेती होती है उसमें से खाने पीने का अपने लिए रख लेते हैं, और फिर बाकी अनाज पड़ा रहता है, उसको कभी सदर का सामान खरीदने के लिए बेच देते हैं। रोज थोड़ा बेच के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई बच्चा कह रहा मेरे को टॉफी खानी है, मुझे फन फ्लिप्स खाने, तो उसको वो अनाज भर के ले जाता है, एक कपड़े में भरा या झोली में भरा लिया, ऐसे अनाज धीरे धीरे खत्म होता रहता है टॉफी खाने में, फन फ्लिप्स खाने में। और वो जो किसान होता है वो धूम्रपान भी करता है, तो कहते हैं कि चलो तुम फन फ्लिप्स ले आना मेरे लिए, सिगरेट ले आना, बीड़ी ले आना, या जयंती गुटखा ले आना, तो ये उसी में जा रहा है उनका सारा अनाज। तो सारे खा पी के साफ कर दिया। अब मशीन किस चीज से आएगी आप ये बताइए? मशीन की डिमांड तो एक्स्ट्रा होगी ना, और सारा तो अनाज ये खाने पीने में खर्च कर दिया, धूम्रपान में खर्च कर दिया, तो अब कुछ बचा ही नहीं उनके पास। तो क्या आपको लगता है कि वो लोग मशीन खरीद पाएंगे? मशीन खरीदने के लिए या मकान बनाने के लिए आपको बचत करनी पड़ेगी, और जब बचत भी कई तरह के होते हैं। मुकेश अंबानी जी को बचत करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, उनको अपने उपभोग को कम नहीं करना पड़ता है। अनाप शनाप उपभोग करते हुए अपनी पत्नी को भी तो वो हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर देते हैं, और जहां कुछ राज्य के मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर नहीं खरीद पा रहे हैं, वहां मुकेश अंबानी जी अपनी पत्नी को हेलीकॉप्टर गिफ्ट करते हैं। तो क्या आप उनको ये कह सकते हो कि वो खर्च कम करके बचत कर रहे हैं? उनकी बचत तो अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि इतना उपभोग हो ही नहीं सकता है। एक आदमी अगर एक साल के 10,000 करोड़ कमाता हो, तो क्या 10,000 करोड़ का उपभोग करेगा किस चीज, मतलब उसकी जगह क्या होगी, किस चीज में खर्च करेगा? सोने के लिए भी टाइम चाहिए कि बिना सोए घूमता रहेगा, क्योंकि उसको खर्चा करना है। एक चीज तो सबके लिए कॉमन है कि भगवान ने सबको तो 24 आवर्स ही दिए, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, या एक रिक्शे वाला हो, या मैं हूं, या आप हो। अब 24 आवर्स में एक हमारी दिमाग की भी लिमिटेशन है कि हमें 6 घंटे तो सोना ही पड़ेगा, वो 6 घंटे माइनस कर दूंगा, फिर आपको फ्रेश भी होना है, नहाना भी है, और भी काम करने हैं, तो फिर वो उपभोग कब करोगे आप? टाइम कहाँ है आपके पास? तो अमीर आदमी खूब खर्च करते हुए भी बचत करते हैं, और गरीब आदमी की बचत कैसे होती है? वो उपभोग को कंट्रोल करके होती है। मित व्ययता जिसको हम कहते हैं, मित व्ययता यानी कम खर्च करने की आदत को क्या कहते हैं? मित व्ययता। जैसे जो कम बोलता है उसको मित भाषी कहते हैं, मित, और जो मीठा बोलता है वो मृदु भाषी है। तो मित का मतलब कम बोलने वाला, ऐसे मित व्ययी तो कम खर्च वाला। गरीब लोग मित व्ययी होकर ही बचत कर सकते हैं। तो ये जो बचत आएगी उसी से निवेश पैदा होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ब्रेड की सत्ता नहीं है आटे के बिना, और आटे की सत्ता नहीं है गेहूं के बिना। अब आपको किसी ने कहा कि इसमें सही सत्ता किसकी है, तो आपको गेहूं की बतानी पड़ेगी, क्योंकि ब्रेड और आटा तो ऐसे ही है, बिना गेहूं के वो नहीं हो सकते थे। तो बचत और निवेश में सत्ता किसकी लगती है? आप किसकी सत्ता अल्टीमेट है? बचत की। तो मत जाना क्लास में, है ना, मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये धीरे पढ़ाने का जो मेरा तरीका है, ये विषय की मांग है। इसे उड़ा दूंगा तो फिर आप पूरी तरह से उड़ जाओगे। इतना धीरे पढ़ाने पर भी नहीं समझ आता कई लोगों को, राइट? तो मेरी क्लास तो इंटरव्यू में भी होती है, वहाँ फिर मैं बहुत तेजी में चलता हूँ, और आपको देख कर मैं धीमा हो जाता हूँ। मेरे पास कोई सामग्री की कमी थोड़ी है, ये वही टाइम पास थोड़ी करना है। मैं तो क्लास में आता हूँ, जब इसके बाद से पढ़ाता ही रहता हूँ, फिर उसके बाद जो समझाने के लिए होती है वही हम करते हैं, राइट? तो अपनी सीट के नीचे कांटे लगा लो छोटे छोटे, ताकि नींद नहीं आए, जगह भी रहो, चाय कॉफी पीते रहो, इनको सुनते रहो। तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको ये कह रहा था कि बचत की सत्ता ज्यादा फाइनल है निवेश की तुलना, इसलिए ये मॉडल घूम के कहाँ आ जाता है? सेविंग पे आ जाता है। अब आप इस सूत्र को देखो, ये ग्रोथ है और ये सेविंग। आपको कुछ आता है नहीं आता है वो बाद का विषय है, लेकिन आप इसकी संरचना देखो तो इसका और इसका क्या संबंध दिखता है? पॉजिटिव। मतलब ये सूत्र जिस तरह का बना हुआ, अगर ये बढ़ता है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर ये जहां भी हमारे है और ये बढ़ जाए तो ये बढ़ेगा, ये गिर जाए तो ये गिरेगा। तो आपको दिख नहीं रहा है कि एक देश की ग्रोथ इस पर डिपेंड कर रही है, सेविंग पे, बचत पर। बचत इसलिए विकसित राष्ट्रों में आपको बचत ज्यादा दिखेगी, अफ्रीकन राष्ट्रों में बचत कम होगी, और ये संबंध आप वेरीफाई कर सकते हैं। डेवलपमेंट और सेविंग के बीच में सीधा संबंध है, ये तो यहीं से पता लग रहा है। तो बचत में ऐसा क्या राज है कि ये ग्रोथ को प्रभावित करती है? क्योंकि बचत से आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जिसका प्रयोग आप इसमें करते हो, मशीनों में, उपकरणों में। इससे क्या होती है, जितने ज्यादा मशीन होंगे और उपकरण होंगे उतना ही दोहन होगा। किस चीज का दोहन होगा? हमारा जो रिसोर्स है, कहीं मिनरल है, कहीं क्या है, राइट, उनका अच्छा दोहन। इसलिए ग्रोथ सीधा किससे जुड़ रही है? बचत की दर से जुड़ रही है। अब हमें ये नहीं आता है ये क्या चीज है, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है,
तो इसके लिए नोट लगाया जा सकता है, तो आप लगाते हैं इसके नीचे नोट, NOT नोट, ऐसे ऐसे नोट लगाए। तो हम इसकी व्याख्या करेंगे, तो हम कहेंगे पूंजी निर्गत अनुपात, कैपिटल आउटपुट, पूंजी निर्गत अनुपात, कोमा लगाइए। पूंजी ठहराव के लिए है, पूंजी निर्गत अनुपात ऐसे, पूंजी की उत्पादकता पूंजी की उत्पादकता या कुशलता, पूंजी की उत्पादकता या कुशलता को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। पूंजी की उत्पादकता, पूंजी क्या है, श्रम क्या है, लेबर क्या होता है, वही पूंजी होता है। तो आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, पूंजी तो अलग होता है, मुझे भी पता अलग होता है, लेकिन फंक्शन क्या है, श्रम का फंक्शन क्या है, श्रम का फंक्शन उत्पादन करना, तो पूंजी का फंक्शन भी क्या है, उत्पादन करना। तो एक ही जैसे हुए ना, कैटेगरी क्या है इनकी, साधन है, दोनों साधन है। तो मशीन वगैरह क्या होते हैं, साधन होते हैं, लेबर भी क्या होता है, साधन होता है। ये डिजिटल बोर्ड क्या है, एक साधन है, रामेश्वर क्या है, एक साधन है, राइट। तो साधनों की उत्पादकता देखनी पड़ती है कि कोई साधन कितना उत्पादक है, और साधनों की उत्पादकता में ही उनकी कुशलता है। आप कहेंगे कुशलता, ये कौन सी कुशलता की बात हो रही है? कुशलता की एक अंग्रेजी होती है स्किल, और एक अंग्रेजी होती है एफिशिएंसी। मैं स्किल की बात नहीं कर रहा, जैसे कोई हेयर ड्रेसर है तो उसको स्किल का मतलब हुनर होता है, हुनर, एक मतलब नाई जो है बाल काटने का हुनर रखता है, मैं हुनर की बात नहीं कर रहा, मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। तो ये क्या होती है, अपने काम को अच्छे से करना। जैसे एक टीचर एफिशिएंट है या नहीं, तो ये कैसे पता लगेगा कि वो अच्छे से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, उसके पढ़ाई हुए से सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बच्चों की क्षमता विकास हो रही है कि नहीं हो रही है, सिलेबस के हिसाब से टू द पॉइंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये एफिशिएंसी है। हंसी मजाक तो नहीं कर रहा है बेवजह का, और टू द पॉइंट पढ़ा रहा है कि नहीं। अगर मैं ये ग्लास लूं मतलब, और ये पानी पीते समय पानी गिर जाए ऐसे नीचे, तो क्या आप इसको कुशलता कहेंगे? हम क्यों ग्लास को छलकाएंगे? तो हम पढ़ते पढ़ते बिना कारण क्यों छलकाएंगे किसी चीज को? हम तो अपने पॉइंट पर रहेंगे ना। ये कुशलता है। एक टीचर टाइम पर अपना कोर्स कंप्लीट करा देता है, ये कुशलता है। लेकिन क्या अचानक से कोर्स कंप्लीट हो जाता है? हर क्लास में कुशलता दिखानी पड़ती है। फिर हर क्लास भी क्या कंप्लीट हो पाएगी? तो हर मिनट में कुशलता दिखानी पड़ती है, हर सेकंड में कुशलता दिखानी पड़ती है, कितना बोलना है और कहाँ जाके रुक जाना है, तब जाके क्लास मॉनिटर हो पाती है। नहीं तो कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है, कुछ मालूम नहीं चलता। तो हर चीज में कुशलता इकोनॉमिक्स में जरूरी है कि कोई भी साधन कुशल हो, अपना काम अच्छे से करे। तो ये जो अनुपात है, ये पूंजी की कुशलता को दिखाता है, उसकी उत्पादकता को दिखाता है। आगे लिखिए, इस अनुपात को निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आप डेश लगाएं और सूत्र लिखें, C अपॉन वाई, है ना, C अपॉन वाई। यहां पर C क्या है, यहां पर C इज इक्वल टू पूंजी की मात्रा, y इज इक्वल टू जीडीपी की मात्रा। और बहुत ध्यान से समझो, यहां C लिखा, इससे डिवाइड कर रहे हैं, इसका भाग लगा रहे हैं। एक तरह से आप प्रति इकाई y पर C कितना है ये निकाल रहे हैं। जैसे जैसे एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो y को हम 100 स्टूडेंट मान लेते हैं, और C क्लास की टोटल हाइट है, मतलब एक बच्चा लिया उसकी हाइट मापी, दूसरा लिया उसकी माप के पहले वाले में जोड़ दिया, तीसरा लिया तीसरे की भी जोड़ दी, ऐसे जोड़ दिया सबकी हाइट, तो क्लास की कुल हाइट आ जाएगी यहाँ पर। और ये छात्रों की संख्या है, तो कुल हाइट को जब छात्रों की संख्या से डिवाइड कर रहे हो तो आप क्या निकाल रहे हो कि औसत रूप से एक बच्चे की हाइट कितनी है, ये निकाल रहे हो। तो ऐसा ही समझो यहाँ कि औसत रूप में एक जीडीपी के ऊपर कितनी पूंजी एसोसिएट हो रही है। कि सर ये तो नहीं समझ आ रहा उतना। तो हमारे देश में 535 मिलियन पशु हैं। पशु किस में आएंगे, वाई में आएंगे या सी में आएंगे? पशु पूंजी होते हैं। अगर कोई आदमी पशु खरीदता है तो ये क्या कहलाता है, उपभोग कहलाएगा या क्या कहते हैं, निवेश कहलाएगा? हाँ, वो बकरा नहीं होना चाहिए ईद पे काटने के लिए, मैं उसकी बात नहीं, मीट खाने के लिए पशु खरीद रहे हो तो वो तो फिर कंजप्शन हो गया। लेकिन एक किसान बैलों की जोड़ी सोनपुर पशु मेले में जाके खरीद रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? विल यू कॉल इट इन्वेस्टमेंट और विल यू कॉल इट कंजप्शन? लेट मी नो फ्रॉम योर साइड। तो मेरे हिसाब से आप ये सोच रहे होंगे कि ये निवेश है, क्योंकि निवेश थोड़ी देर पहले क्या बताया, एक उत्पादक खर्च है। पशु खरीदना क्या है, खर्च है। लेकिन पशु का यूज किसमें हो रहा है, खेती में, तो उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, उत्पादक हुए ना पशु। तो पशु जब आप खरीदते थे निवेश है, खरीदने के बाद पशु क्या बन गए, पूंजी बन गए। अब ये पशु यहाँ पर है, जैसे भारत में 535 मिलियन पशु है, मैं लिख देता हूँ कि 535 मिलियन पशु है। और भारत में ये पशु मतलब दूध जो है, ये जीडीपी है ना, प्रोडक्शन है, पूरे देश के हिसाब से जीडीपी लिखा हुआ है, किसी एक सेक्टर का निकालोगे तो वहां का उत्पादन आ जाएगा। तो हमारे देश में 2019-20 में 198 मिलियन दूध हुआ। अब इससे और ज्यादा आसान तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। 198 मिलियन दूध और पशु है 535 मिलियन, तो आप खुद निकाल लो कि पशुओं की उत्पादकता क्या है, पाई की, ये पता लग जाएगा ना इसको देख के। ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो 535 मिलियन मिलके 198 मिलियन क्या कहते हैं, दूध पैदा कर रहे हैं, मिलियन लीटर दूध पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे आप इसकी अनुपात निकाल सकते। तो
एक मतलब मिलियन लीटर पे कितने पशु मिलियन में जुड़े हुए हैं वो आपको दिख जाएगा इसमें। तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए 600 मान लें और इसको 200 मान लें तो जो भी अनुपात है वो 3:1 का अनुपात निकलेगा। मतलब कि ये 600 हो जाए और ये 200 हो जाए, ये 3:1 मतलब एक यूनिट पर 3 पशु जुड़े हैं। इसका मतलब एक पशु की उत्पादकता क्या है? 1/3 यूनिट। अगर ये 4 होता तो एक पशु की उत्पादकता क्या होती? 1/4 यूनिट। मतलब ये अनुपात जितना ज्यादा आएगा उतना ही उत्पादकता कम आएगी, वो मैं नीचे लिखाऊंगा। लेकिन आप इसे उत्पादकता निकाल सकते हो। अगर पशुओं की संख्या 3 गुना है उत्पादन की तुलना में तो एक पशु की उत्पादकता क्या होगी? मतलब 3 पशु मिलकर एक कर रहे हैं तो एक पशु मिलकर क्या करेगा? 1/3। तो वो बाद की बात है, आप यहां पर मत आओ, अभी फिलहाल इसको छोड़ दो। ये तो समझ आ रहा है कि 200 और 600 को हम डिवाइड किए, ये तो यहां पर सॉरी कट किए तो 1 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ऐसे ये अनुपात निकलता है। अब आप ग्राफ चेंज करके लिखो इस अनुपात और पूंजी की उत्पादकता में, इस अनुपात और पूंजी की उत्पादकता में विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। पूर्ण विराम लगाइए। यदि यह अनुपात यदि यह अनुपात अधिक है, यदि यह अनुपात अधिक है तो पूंजी की उत्पादकता कम होगी, क्योंकि प्रति यूनिट जीडीपी पर ज्यादा पूंजी आ रही है। ज्यादा पशु 1 लीटर दूध पैदा कर रहे हैं तो एक यूनिट चाहे मिलियन में हो जैसे भी हो, लेकिन 3:1 का जो है, तो यदि यह अनुपात अधिक होता है तो पूंजी की उत्पादकता कम होती है। और आगे लिखिए, और यदि यह अनुपात कम होता है तो पूंजी की उत्पादकता अधिक होती है। ग्राफ चेंज के लिए एक विशेष मामले में यदि यह अनुपात 4:1 है, 4:1 है तो 4:1 है तो इसका अर्थ ये हुआ कि औसत रूप में पूंजी की 4 इकाइयां, औसत रूप में पूंजी की 4 इकाइयां जीडीपी की 1 इकाई से, पूंजी की 4 इकाइयां जीडीपी की 1 इकाई से जुड़ी हुई हैं। अर्थात जीडीपी की 1 इकाई का उत्पादन करने के लिए, जीडीपी की 1 इकाई का उत्पादन करने के लिए पूंजी की 4 इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की 4 इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। हम ये भी कह सकते हैं कि पूंजी की 1 इकाई की उत्पादकता, जीडीपी की 1/4 इकाई है, 1/4 इकाई है। तो यह है पूंजी निर्गत अनुपात। पूंजी और निर्गत के बीच में, निर्गत का मतलब क्या? आउटपुट, कोई चीज जो पैदा हो रही है उनके बीच में क्या कनेक्शन है, कितनी पूंजी या कितना आउटपुट निकालती है। तो ये अनुपात इस तरह का आ रहा हो 3:1, 4:1, 5:1, इसका मतलब 1 जीडीपी और 4 पूंजी आपस में जुड़ रहे हैं। अगर पूंजी अच्छी कुशल हो तो 3 मिलकर 1 कर सकते हैं, और अधिक कुशल हो तो 2 मिलकर कर सकते हैं, और अधिक कुशल हो तो 1 पूंजी 1 जीडीपी बना सकती है, लेकिन ये ज्यादा की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब ये हुआ ये कम कुशल हो पा रही है, तो ये अनुपात ज्यादा होना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे जुड़ा हुआ एक अनुपात और होता है, इससे सिमिलर, थोड़ा सा फर्क है बस, वो भी साथ में देख लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो C/Y पढ़ रहे हैं, और एक होता है del C/y, ये मैं पीटी में पढ़ाऊंगा और ये अभी चल रहा है। इसमें कुल पूंजी कुल जीडीपी है, इसमें कुल पूंजी नहीं होता, चेंज, ये डेल का जो साइन है वो चेंज को दिखाता है। तो इसमें टाइम लिया जाता है कि 2005 से 2010, 2010 से 2020, कोई भी एक टाइम चूज करते हैं। उस टाइम में पूंजी कितनी बदली गई वो यहां लिखेंगे, उस टाइम में टोटल जीडीपी नहीं लिखेंगे, कितना चेंज हुआ वो लिखेंगे। और इसमें चेंज नहीं आ रहा है, इसमें कुल आता है, यही फर्क है। तो ये चेंज की वजह से इसके आगे इंक्रीमेंटल लग जाता है, इंक्रीमेंट जो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं आईकोर बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, वृद्धिमान पूंजी निर्गत अनुपात। आप थोड़ा मनन करना इस पर, एक अल्प विराम लेते हैं 10 मिनट का, उसके बाद फिर वापस इस बात को शुरू करते हैं। धन्यवाद। आपने मनन किया होगा इसमें कि ये किस तरह का अनुपात है, थोड़ा सा ही फर्क है, इसमें चेंज है, इसमें चेंज नहीं है। तो इस अनुपात के बारे में हमने पढ़ाई करी पूरी तरह से। अब आप पैराग्राफ चेंज करके, नोट खत्म हो गया, अब पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखना शुरू करें। इस तरह से लिखें, हेरल्ड टोमर मॉडल सूत्र कौन सा है? ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सूत्र G = S/CR।
तो आधार बनाते हुए यदि किसी राष्ट्र की बचत की दर जीडीपी का 20% है, हम थोड़ा समझ रहे हैं इसको, यही सूत्र है ऐसा कौन सी यार, इसको आधार बनाते हुए यदि किसी राष्ट्र की बचत की दर जीडीपी का 20% है और पूंजी निर्गत अनुपात 4:1, इसको 4/1 भी कह सकते हो, 4:1 भी कह सकते हो, केवल 4 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इसे 4/1 को केवल 4 भी लिखा जा सकता है, बट 1 का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इसको ऐसे सेट करके देखने से ज्यादा अच्छा लगता है कि 4 पूंजी और 1 जीडीपी। तो हम कैसे लिख रहे हैं, जीडीपी यदि किसी राष्ट्र की बचत की दर जीडीपी का 20% है और पूंजी निर्गत अनुपात 4:1 है, तो उस या 20% डिवाइडेड बाय 4:1 नहीं लिख पाएंगे, 4 लिखा, तो उस राष्ट्र की ग्रोथ रेट 20% अपॉन 4 इज इक्वल टू 5% होगी, 5% होगी, राइट। ऐसे आप समझे ऐसे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो जो बचत की दर होती है, जितना हम बचत करते हैं, इस मॉडल में ये मानते हैं कि वो बचत का निवेश हो जाता है। बचत मैंने आपको शुरू में लिखाया कि निवेश के लिए संसाधन है वो, तो कोई आदमी बचत कर रहा है तो उसका इरादा क्लियर है कि उस बचत को लगाएगा वो मशीन खरीदने में, ऐसा मान के चल रहे हैं इस मॉडल में। इसका मतलब देश की जो पूंजी है वो बचत के हिसाब से परिवर्तित होगी। एक तरह से आप बचत की दर को जब यहाँ लिखोगे तो आप ये भी कह सकते हो कि देश में पूंजी निर्माण की दर भी 20% है। जब हर साल 20% से आपकी पूंजी में चेंज हो रहा है तो देश के जीडीपी में कितना चेंज होगा, ग्रोथ रेट क्या होती है, जीडीपी में चेंज होते हैं, आपके देश का जो उत्पादन है उसमें कितना चेंज लाया हुआ, कितनी बढ़ोतरी हुई, यही तो ग्रोथ रेट है। तो आपके देश में पूंजी बढ़ रही है 20% के साथ, तो ये मानते हुए कि जो लोग बचत करते हैं वो उसे पूंजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपके देश में मशीनें बढ़ रही है 20% की स्पीड से, और हर मशीन की उत्पादकता जो है वो 1/4 है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा इधर सरका दोगे, इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो, इस वाली चीज इसको और आप कैसे लिख सकते हो, 20% को आप इधर कर दो इनटू 1/4, इसमें क्या डिफरेंस है, प्रेजेंटेशन का अंतर है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने से हमारी समझ बढ़ती है। ये पूंजी बढ़ रही है 20% से, लेकिन जीडीपी 20% से नहीं बढ़ेगा, उसकी उत्पादकता से गुणा होकर बढ़ेगा। पूंजी की एक इकाई की उत्पादकता क्या है, 1/4 यूनिट है, क्योंकि हमने क्या माना, 4 पूंजी 1 जीडीपी से जुड़ी हुई है। जब भी आप 4 पूंजी लगाओगे तो 1 जीडीपी होगा, 4 पूंजियां 1 जीडीपी, 4 आदमी मिलकर 1 पैदा करते हो तो 1 आदमी कितना पैदा करता है, तो बचपन से पढ़ते हुए है। उसका उल्टा कर दो तो 4 का उल्टा व्युत्क्रम क्या बनेगा, 1/4। तो 4 मिलकर 1 करते हैं तो 1 की उत्पादकता 1/4 हुई, और आपकी मशीन बढ़ रही है 20% तो जीडीपी कितने से बढ़ेगा, 5% से। ये तो है, यानी कि पूंजी की बढ़ोतरी को आप पूंजी की उत्पादकता से गुणा कर रहे हो, ये पूंजी की उत्पादकता है। इसी को मैंने इस ढंग से दिया, इसमें उसमें कोई डिफरेंस नहीं, पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ये तो आपको मैं कुछ नहीं कर सकता, बार बार समझा सकता हूँ, इतना ही मैं कर सकता। और देख लेते हैं, जैसे आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये बचत है, बचत से हम निवेश की तरफ जाते हैं तो ये आई है, और जब हम निवेश कर देते हैं तो हमें क्या क्या चीज मिल जाती है, मशीन, उसको हम क्या कहेंगे, सी कहेंगे। मतलब एस जो है वो इन्वेस्ट होकर क्या बन जाता है, सी बन जाता है। एक बात आप कह सकते हो कि हर बचत संभाव्य रूप से क्या है, पूंजी है। हर बचत में आपकी क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा संभाव्य रूप से क्या है, एक आईएएस है, संभाव्य मतलब उसमें संभावना है। ऐसे ही एक बचत जो आपने की उसमें क्या संभावना है, क्या हो सकता है उसके साथ क्या हो सकता है, वो ये बन सकता है। जैसे मैं यहां पर इसको गेहूं बोल देता हूं, गेहूं क्या बन जाता है, आटा, इन्वेस्टमेंट जैसे आटा हो, और आटा क्या बन जाता है, ब्रेड। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि हर गेहूं संभाव्य रूप से ब्रेड है, उसमें ब्रेड बनने की संभावना है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। बस ये मॉडल क्या करता है, ये कहता है संभावना छोड़ो, हम बचत को ही पूंजी मानेंगे, मतलब ये बचत पूंजी बन जाती है, ऐसे मान के पढ़ाता है वो। तो अब जब आपको ये सूत्र दे रखा है एस अपॉन सी आर, ग्रोथ किसका परिणाम है, एस अपॉन सी आर, तो एस यहाँ बचत है और सी आर पूंजी की उत्पादकता। इसको आप अगर लिखोगे तो ये ऐसे बनेगा, जी इक्वल टू एस इंटू 1/CR। जब आप पूंजी निर्गत अनुपात का उल्टा कर देते हो तो ये उत्पादकता को दिखाता है, पूंजी की उत्पादकता, और ये पूंजी है, क्योंकि बचत में पूंजी बनने का गुण है। तो ये मॉडल क्या सोचता है कि ये माना कि पूंजी ही है, मतलब अब पूंजी है माना कि ये, तो पूंजी की उत्पादकता कितनी है उसे गुणा करोगे तो देश का जीडीपी कितने से बढ़ जाएगा, ये निकल रहा है इसमें। तो थोड़ा सा हल्का सा पेच है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो ये समझ आ जाएगा। बचत पूंजी है, इसे समझ लो। अब पूंजी से उत्पादन कितना होगा इसको देखने के लिए उत्पादकता देखनी पड़ेगी ना। 10 गाय लेके आए हम लोग, तो 10 गाय लाने से कितना उत्पादन बढ़ जाएगा, ये आप देखोगे ना कि एक गाय की उत्पादकता कितनी है, मतलब एक गाय कितना दूध देती है, उसे गुणा करके टोटल पे जाओगे तो ये उत्पादकता है दोस्तों, ये गायें हैं, इनको मल्टीप्लाई करके आप दूध निकाल रहे हो, ये कितना दूध हो जाएगा, राइट। तो कुल मिला के ये चीज अब इस मॉडल में बचत पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि वो अल्टीमेट सत्ता ढूंढ रहा है कि बचत के बिना ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इसलिए बचत पे काम कर रहा है, और ये संदेश देना चाह रहा है कि इसको बढ़ाओ, कोई भी देश को ग्रोथ लानी है तो बचत को बढ़ाओ।
ये संदेश देने के कारण ये बचत को यूज कर रहा है यहाँ पे, और कोई बात नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके फिर आप लिखो, पैराग्राफ चेंज करके ऐसे लिखे, अब इस देश की ग्रोथ रेट कितनी निकली, 5% निकली ना। अब इसको ग्रोथ रेट बढ़ानी हो तो क्या करना होगा, इस तरह की बात को मैं लाना चाह रहा हूं। आगे लिखिए, यदि यदि इस राष्ट्र का पूंजी निर्गत अनुपात 4:1 पर बना रहता है, 4:1 पर बना रहता है, यदि इस राष्ट्र का पूंजी निर्गत अनुपात 4:1 पर बना रहता है और इसे ग्रोथ रेट को 5% के स्थान पर 5% के स्थान पर 10% करना हो, 10% करना हो तो इसे अपनी बचत की दर को 20% के स्थान पर 40% करना होगा। ये पूंजी निर्गत अनुपात वैसे भी जल्दी बदलते नहीं है, तो अगर हम ये मान्यता भी ले लेते हैं कि ये वहीं का वहीं रहता है, जैसा है वैसा ही है। अब एक देश सोचता है कि मैं ग्रोथ बढ़ाऊं, तो उसके पास क्या रास्ता आपको नजर आता है? अगर देश अपनी ग्रोथ को 10% करना चाहे, ये वहीं का वहीं है, तो कैसे करेगा? इसको 40 करना पड़ेगा। 40 होगा, 4 है ही पहले से, तो या 10 आएगा। इसका तो ये क्लियर हो गया कि एक देश की ग्रोथ रेट को बचत की दर निर्धारित करती है। अगर बचत की दर गिर गई तो ये भी गिर जाएगा। तो आप आगे लिखिए, स्पष्ट है कि अन्य बातों के यथावत रहने पर, जैसा है वैसा रहने पर, अन्य बातों के यथावत रहने पर एक देश की बचत की दर उसकी ग्रोथ रेट को निर्णायक रूप से डिसाइसिवली, एक वर्ड होता है ना अंग्रेजी में डिसाइसिवली, निर्णायक रूप से निर्धारित करती है। संभवतः ये प्रश्न 2018 के मेंस में आया था। उन्होंने पूछा था कि क्या ये कहा जा सकता है कि एक देश की ग्रोथ रेट को निर्णायक रूप से निर्धारित करने में बचत की दर की भूमिका होती है? तो आप कह सकते हो कि हाँ, ये कहा जा सकता है। बिना बचत के नहीं होगा विकास, नहीं, बिना बचत के। अली मियां मेरी गाड़ी चलाते हैं, एक बार दुखी होकर बोले कि भैया मेरा विकास कैसे होगा? मैंने एक सिंपल लाइन बोली, अली मियां बचत करो, बचत करने से होगा। मैंने कहा जो तुम अनाप शनाप खर्चे करते हो, गाड़ी के बिना तुम चलते नहीं हो और बेवजह के खर्चे करते हो, भैया मेरी शादी है, मैं पटाखे खरीदूंगा, 5,000 के पटाखे खरीद के तुम फोड़ रहे हो, तो तुम्हें बचत कैसे होगी? राइट? तो बचत नहीं होगी तो तुम वहीं के वहीं रहोगे। अली मियां दुकान भी चलाते हैं छोटी सी, तो बचत होगी तो दुकान में इन्वेस्ट करेगा ना, वो पैसा नए उपकरण खरीदेगा, कुछ सामान रखेगा, मिस्त्री का काम भी कर लेता है। ये बात तो कितनी आसान है, जिसको समझने के लिए हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। और मेरा दावा है कि इस क्लास में कई बच्चे होंगे जो वो कह रहे हैं कि सर इट सिंपली बाउंसेस ओवर हेड, सर इस साथ सीधा मेरे सर के ऊपर से जा। क्यों? क्योंकि पढ़ने में हमारा मन नहीं है। वो तो मैं आपकी क्लास को देख ही चुका हूँ कि वो किस तरह की कक्षा है, क्या इंप्रेशन उसने मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है। मतलब तो वही हो गया कि मजाक में ऐसे कहा जाता है कि बिल क्लिंटन चले गए लालू यादव जी से मिलने के लिए और भाषा सीखने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बिल क्लिंटन अपनी अमेरिकन अंग्रेजी भूल गए और बिहार की भाषा सीख कर आ गए। लेकिन मैं अपने साथ ये होने नहीं दूंगा कि भाई आपकी क्लास इस तरह की, तो मैं अपने आप को तो नहीं बदलूंगा, ठीक है? तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज कितनी साधारण है बट समझ नहीं आती, तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो बचत वो आप इसकी माला फेर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हो ऐसे एक माला फेर होती है, माला फेरते फेरते बचत से विकास, बचत से विकास, बचत से विकास, बचत से निवेश, बचत से निवेश, बचत से निवेश फिर पूंजी निर्माण, बचत से निवेश फिर पूंजी निर्माण, बचत से, तो गहरा राज खुल जाएगा अपने आप ही। तो जब वो माला घूमती जाएगी और मणियों को घुमाते जाओगे तो एक पॉइंट पर ठहर जाओगे, फिर आवाज धीरे हो जाएगी, बचत से विकास। जब ये धीरे हो जाए तो समझो कि आप समझ गए थे। और क्लास में टीचर चिल्ला रहा है, समझा रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि बचत करने से निवेश के रास्ते खुलते हैं, मशीनें आती है, ज्यादा उत्पादन होता है, यही ग्रोथ है। तो बचत इंपॉर्टेंट हुई, राइट? पूंजी निर्गत अनुपात को थोड़ा कांस्टेंट मान के फिर आप इसको देखो, ठीक है? पैराग्राफ चेंज करो और फिर लिखो। कई बार ऐसा भी होता है, कैसा होता है देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि एक देश की बचत की दर अच्छी होने के बावजूद, ग्रोथ रेट का स्तर तदनुसार यानी उसके अनुसार अच्छा नहीं होता है। ये एक पीटी में आ गया, तदनुसार अच्छा नहीं होता है, उन्हें विराम लगाइए। अन्य बातों के अलावा कोमा लगाते हुए लिखें, इसका एक बड़ा कारण पूंजी निर्गत अनुपात का उच्च स्तर होता है। सूत्र पर टिके हुए हो, सूत्र दिमाग में घुस गया है तो समझ, मतलब कोई भी घुमा के पूछे इससे फर्क क्या पड़ता है? अब कोई राष्ट्र 40% ले आया बचत की दर को, लेकिन पूंजी निर्गत अनुपात 8 हो गया, 8:1 हो गया, तो 8 पूंजियां एक पैदा कर रही है। आप इसको कह सकते हो कि जो पूंजी की उत्पादकता 1/8 हो गई है। मतलब अगर मैं इसको साइड में कर दूं इंटू, तो ये क्या हो जाएगा 1/8। मैं आपको निवेदन कर चुका हूं
कि यह अनुपात पूंजी की, इस अनुपात का रेसिप्रोकल कर लो, मतलब 8:1 को 8 भी लिख सकते हो, 8/1 भी लिख सकते हो। मौका देखकर कौन सा फॉर्म चलेगा वो लगाना है। इस वाले स्टाइल में ये फॉर्म चलेगा, तो 1/8 कर लो, 8 लिख दो, इसका व्युत्क्रम करना है। तो उत्पादकता 1/8 रहेगी। पूंजी तो अच्छी बढ़ रही है, बचत अच्छी कर रहे हो, लेकिन मशीनें आपकी साथ नहीं दे रही है। क्या मशीन में कमी हो गई है? नहीं, इसका कारण ये भी हो सकता है कि पावर नहीं आ रहा हो, सड़कें ठीक नहीं हो, ये भी तो कारण हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति फैक्ट्री लगाता है, लगा के तैयार कर दिया, अब लेकिन पावर कनेक्शन नहीं मिल रहा उसे, थोड़ा दूर लोकेशन में बिजली विभाग कह रहा है कि खंभे गाड़ने पड़ेंगे, अब उसमें टाइम लगेगा। कई बार जिस देश में ये क्या कहते हैं सड़क बंदरगाहों का विकास हो रहा होता है, उस रास्ते में भी ये अनुपात बढ़ जाता है। कारण क्या, जैसे आप मेट्रो पे काम शुरू करा रहे हो, तो मेट्रो पे पैसा लगाओगे और वो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, तो सी तो बदलता रहेगा, यानी कि आप पूंजी लगाए जा रहे हो, लेकिन मेट्रो जब तक चलेगा नहीं तब तक वाई नहीं बदलेगा। वाई क्या उत्पादन है, तो सी तो बढ़ रहा है लेकिन वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वाई वहीं का वहीं है, क्योंकि मेट्रो कंप्लीट नहीं होगा तब तक टोकन नहीं बिकेंगे, टोकन नहीं बिकेंगे तो वाई चेंज नहीं होगा, तो ये अनुपात बढ़ गया ना। तो इससे कई कारण हो जाते हैं। करप्शन भी एक वजह हो सकती है, और पावर शॉर्टेज एक वजह हो सकती है, मतलब सड़कों की कमियां हो सकती है, कच्चा माल समय पर नहीं मिल रहा है, ये भी हो सकता है। स्किल्ड मैन पावर की कमी हो सकती है। मशीन कौन चलाएगा? तो आदमी चलाएगा। अगर उसमें गुण नहीं है, मतलब इस आदमी नहीं मिल रहा आपको, तो मशीन पड़ी रहेगी। इसीलिए कुछ कंट्री क्या करते हैं, ये जो मशीनें आ रही है, इनको चलाते रहने के लिए जनसंख्या को बढ़ाते हैं। लेबर नहीं मिलेगा तो मशीन नहीं चल पाएगी। आप एक टॉपिक को ऐसे आपको फैलाना पड़ेगा उसमें। जनसंख्या धीमी हो गई है, तो बढ़ नहीं रही, तो ये मशीनी विकास भी आपका आगे जाके ठहर सकता है, अगर जो लोग हैं लेबर वो इसको चलाने के लिए नहीं आ पा रहे। हालांकि आज का जमाना, ये मॉडल जब दिया गया और आज में काफी चेंज आ गया है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है कई सारी जगह पे, रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो पॉपुलेशन एक बाधा के रूप में मुझे उतना नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो बाधा बन सकता है, और पॉइंट को आपको समझने पर ध्यान देना चाहिए। तो ये मॉडल पूरा हो गया, तो इसमें कौन से हमने वेद पढ़े, मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि इस मॉडल में ये ग्रोथ है, जी है, ग्रोथ होनी चाहिए, इस पर फोकस कर रहा है। ग्रोथ के लिए निवेश जरूरी मान रहा है, इन्वेस्टमेंट, और उसके जरिए पूंजी बननी चाहिए, उस पर ध्यान दे रहा है। और इन्वेस्टमेंट के लिए बचत जरूरी है, तो बचत को इससे लिंक कर रहा है। जितना बचत होगी इस रूप से उतना ही ग्रोथ होगी। और पूंजी की उत्पादकता के लिए अनुपात इस्तेमाल कर रहा है, जो 4:1 हो सकता है, 3:1 हो, इधर तो 1 ही रहेगा, इधर जो आना हुआ जाए। इसका उल्टा कर देने पर पूंजी की उत्पादकता होगी, तो कौन सा बहुत अलग ढंग की चीज हम लोगों ने पढ़ी है। तो एक हेडिंग लगाइए, इस मॉडल की भारत के लिए क्या रेलिवेंस है, ये हम देखेंगे। तो आप अगला हेडिंग लगाइए, भारत के लिए प्रासंगिकता। देखिए, कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत के लिए यह मॉडल सीमित मात्रा में ही उपयोगी है। सीमित मात्रा में ही उपयोगी है। इस संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग असंगठित है, अनऑर्गेनाइज्ड है। भारतीय व्यवस्था का एक बड़ा भाग असंगठित है। ऐसी स्थिति में पूंजी और उत्पादन के सही आंकड़े नहीं मिल पाते, छोटे छोटे व्यापारी, फैक्ट्री वाले, कई सारे लोग काम कर रहे हैं, किसान, कितना पैसा लगाया, कितना उत्पादन हुआ, कोई हिसाब नहीं, तो हम ये अनुपात कैसे निकालेंगे? पूंजी निर्गत अनुपात सही कैलकुलेट ही नहीं होगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, इस मॉडल में केवल मशीनों पर ध्यान दिया गया है, तथा उपभोक्ता वस्तुओं की, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, खाने पीने की चीजें जो उपभोक्ता इस्तेमाल करते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं की अनदेखी की गई है। मतलब केवल मशीन बचत करो, सी लेके आओ, यही है इस मॉडल के अंदर। उपभोक्ता वस्तुओं को ध्यान में नहीं रखा गया। तीसरा लिखिए, भारत जैसे राष्ट्रों में बचत की दर को आवश्यकता अनुसार समायोजित करना कठिन होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे ये तो कहना आसान है कि बचत कर लो तो विकास हो जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल ये है कि बचत कैसे करें। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि मन पे कंट्रोल करो, अर्जुन को कहते हैं, और वो वही हार मानते हैं, कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना और हवा को बांधना एक ही जैसा है। वो निराश हो जाते हैं कि मतलब कृष्ण को कहते हैं कि कोई दूसरा उपाय बताओ, क्योंकि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मन तो नहीं कंट्रोल होगा, कोई और मार्ग बताओ। तो कहना आसान होता है कि मन पे कंट्रोल कर लो, एक ही लाइन है। बुद्ध कहते हैं अज्ञानता दूर कर लो, दुखों से मुक्त हो जाओगे। अज्ञानता तो दूर नहीं हो पाती है कि भाई ये चीज मेरी नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ, मैं अलग दुनिया का हूँ, मैं तो यहाँ पर एक यात्री के रूप में हूँ। क्षण भंगुरवाद है, हर चीज हर क्षण खराब हो रही है, मेरा भी नाश हो रहा है, बाकी का भी हो रहा है, तो मेरे को मोह किस चीज का है? ये ज्ञान लाने पढ़ना तो आसान है, लेकिन इसको लाइफ में कैसे उतारें? राइट, एक पार्किंग के लिए हम झगड़ पड़ते हैं, जो पड़ोस में कोई आदमी मिलने आया, पूरी देर के लिए पार्किंग की, वो हमसे सहन नहीं हो रही है,
राइट। तो साईं बाबा की एक पिक्चर है जो बहुत फेमस पुरानी पिक्चर, उसमें एक सेठ आदमी उनको मिलता है, कहता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मतलब मुझे ब्रह्म का ज्ञान चाहिए। तो साईं बाबा हंस पड़े उनके ऊपर, तो बोले तुम्हें ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तुम अभी आ रहे हो पीछे से, किसी व्यक्ति ने तुमसे 5 रुपए मांगे थे, तो तुम्हारे पास थे लेकिन तुमने मना कर दिया, तो तुम ब्रह्म ज्ञान चाहते हो, तुम एक 5 रुपए नहीं छोड़ सकते हो, तुम ब्रह्म ज्ञान कैसे मिल सकता है? तो ये इस तरह की बातें करना, उन्होंने कहा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि तुम ब्रह्म ज्ञान की बातें मेरे से कर रहे हो, ये सब फालतू बातें जो सामने वाले की परीक्षा लेते हैं। तो साईं बाबा को भी इस तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, और वो जान जाते थे कि कौन पिछला है, कौन सही है, कौन गलत है। तो कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। बचत कर लो, मैं अली को बोल गया कि बचत कर लो, अली चुप हो गया, तो बचत करे तो कैसे करें? ठीक है, मैंने कहा कि तुम पटाखे में खर्च कर रहे हो, उसमें कर, लेकिन उसके घर में इतने काम पड़ जाते हैं, आज भी इतने काम पड़ते हैं कि वो परेशानी रहता है। तो इनकम नहीं होगी तो बचत कहां से होगी? अभी मॉडल तो बचत तक किया जाता है, इसके आगे कुछ बोलता ही नहीं। और आखिरी पॉइंट लिखो, देखिए, भारत की समस्त बेरोजगारी औद्योगिक प्रकार की नहीं है, अर्थात केवल औद्योगिक विकास से उसका समाधान नहीं हो सकता है। लगाइए पूर्ण विराम। ग्रोथ का मॉडल कैसा होना चाहिए, विकास का मॉडल कैसा होना चाहिए जो बेरोजगारी को भी दूर करता हो? ऐसा कैसा मॉडल हो जो सिर्फ ग्रोथ लेके आता हो, रोजगार नहीं पैदा करता हो? अब ये मॉडल औद्योगिक विकास पे फोकस कर रहा है, मशीन लाओ मशीन लाओ। तो क्या भारत में केवल मशीनी विकास से हम भारत की बेरोजगारी दूर कर सकते हैं? खासतौर से उन लोगों की जिनको कोई स्किल्स नहीं है। उद्योग में काम करने के लिए, मशीन चलाने के लिए आपको चाहिए ना, हुनर चाहिए, स्किल्स चाहिए, वो नहीं है हमारे देश के लोगों के पास। केवल 5% बच्चे स्कूल एजुकेशन प्राप्त करते समय ITI या इस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं। सारा का सारा जो शिक्षित लोट इंडिया का, वो किसी रोजगार के लायक नहीं कि एक कॉमर्स के बच्चे से कहो कि आप चेक भर दो तो उसको भरना नहीं आता है, बैंक ड्राफ्ट कैसे बनता है उसको नहीं आता है। तो इस तरह के माहौल में हम औद्योगिक विकास करके बेरोजगारी को कैसे खत्म कर पाएंगे? जगह चेंज करें, उपयुक्त के बावजूद जो भी कमियां हैं, मतलब उपयुक्त के बावजूद कोमा लगाइए, यह मॉडल, उपयुक्त के बावजूद यह मॉडल इस बात का महत्वपूर्ण संदेश देता है, महत्वपूर्ण संदेश देता है कि किसी देश की ग्रोथ रेट में, किसी देश की ग्रोथ रेट में बचतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बचतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जगह चेंज करिए। भारत में यह मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना में, भारत में यह मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, लेकिन आज भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। भारत में मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के माध्यम से, मौद्रिक और राजकोषीय नीति के माध्यम से बचत की दर को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। पूर्ण विराम लगाइए। बचत की भूमिका को आप नकार नहीं सकते। जो भी कोई वजह है हमारे देश में ये पूरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन कोई भी आदमी मनन करके सोचे कि बचत की क्या रोल बनती है। हर आदमी, मतलब चीटियां भी, मतलब और मैं क्या कहूँ आपको, चीटियां भी बचत करती है। मतलब बिल में धीरे धीरे अनाज, छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करती है ताकि वो अड़े समय पर, मतलब वो मशीन पे नहीं बना सकती। लेकिन चीटियां जो है उनमें किसने ये विचार डाला? चीटियों में बचत की प्रवृत्ति इंसान को जन्मजात रूप से मिली। ईश्वर की व्याख्या करने में कई बार ऐसे जो जन्मजात गुण होते हैं उनको लोग सामने रखते हैं कि चीटी में ये गुण किसने डाला। एक बच्चे में एक अभिलाषा होती है जिसको कहते हैं स्तनाभिलाषा, स्तनपान करने की अभिलाषा। बच्चा पैदा होते ही स्तनपान करने लग जाता है। उसको किसने ट्रेनिंग दी है? उसको स्तन, तो उसकी आंखें बंद है और स्तन को मुंह में लेकर जल्दी जल्दी पी रहा है। इसको किसने सिखाया? अभी तो पैदा ही हुआ है, चाहे वो गाय का बछड़ा हो, कोई भी हो, सीधा पीना स्टार्ट कर देता है और उसको वो स्तनपान करना चाहिए, ये बात किसने डाली उसके दिमाग? तो वो ईश्वर की व्याख्या में इस्तेमाल होता है। लेकिन बचत की प्रवृत्ति जन्मजात प्रकार की है, तो बचत का कोई महत्व भगवान ने भी सोचा होगा, तो लोग बचत करते होंगे। तो ऐसे आप उस बचत को नकार नहीं सकते। एक देश की ग्रोथ रेट बचत से आएगी आएगी। एक अलग बात है कि हमारे यहाँ की जो भी परिस्थितियां हैं उसमें मॉडल उतना फिट नहीं बैठ रहा। ये मॉडल पूरा हुआ और एक दूसरा विचार आपके सामने रखने के लिए एक दूसरा मॉडल पढ़ेंगे, लेकिन ये मॉडल पे फोकस ज्यादा करना है जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक। अब अगला हेडिंग लगाइए, वेज गुड्स, वेज गुड्स मॉडल। राइट, देखिए यह मॉडल, यह मॉडल CR ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद और CN वकील, CN वकील, CR ब्रह्मानंद और CN वकील द्वारा दिया गया था। पैराग्राफ चेंज करिए। इस मॉडल में यह कहा गया है कि, इस मॉडल में यह कहा गया है कि श्रमिक वर्ग द्वारा, श्रमिक वर्ग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं, श्रमिक वर्ग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं, ब्रैकेट में लिखिए वेज गुड्स, इसको लिखिए ब्रैकेट में, वस्तुओं का उत्पादन, का उत्पादन पर्याप्त हो, का उत्पादन पर्याप्त हो ताकि, ताकि उनकी कीमतें कम रहे, ताकि उनकी कीमतें कम रहे। पूर्ण विराम लगाइए। यदि इन वस्तुओं की कीमतें
कीमतें कम रहती है तो श्रमिक वर्ग को अधिक मजदूरी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जुड़ती आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे नियोक्ताओं, मतलब जो भी इंप्लॉय करते हैं, नियोक्ताओं का पूंजीगत अधिशेष ये कर दीजिए, नियोक्ताओं के पूंजीगत अधिशेष यानी कि जो प्रॉफिट होता है, पूंजीगत अधिशेष, कैपिटल सरप्लस, पूंजीगत अधिशेष का स्तर बढ़ेगा, नियोक्ताओं के पूंजीगत अधिशेष का स्तर बढ़ेगा और पुनर्निवेश यानी कि रीइन्वेस्टमेंट के लिए संसाधन बढ़ेंगे। इस प्रकार निरंतर आर्थिक विकास का स्तर बढ़ेगा। पूर्ण विराम लगे। मतलब महंगाई ज्यादा हो जाती है खाने पीने की चीजों की। मजदूर वर्ग कौन सी चीजें इस्तेमाल करता है? खाने पीने की चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करता है, जिससे उनको ऊर्जा मिलती है। चीनी है, गुड़ है, खाद्य तेल है, ब्रेड है, बिस्किट है, मक्खन है, कपड़े हुए, जूते हुए, ये भी चाहिए उनको। और बाकी खाने पीने की चीजें, ये चीजों का उत्पादन अच्छा हो तो इनकी कीमत नीचे रहेगी। तो कभी वो मतलब अनावश्यक रूप से नहीं कहेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। ये सैलरी बढ़ाने की जो मांग आती है वो किस हिसाब से आती है? मतलब वजह क्या होती है? आमतौर पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, मतलब रहने का जो कॉस्ट है वो कीमतें बढ़ने से बढ़ जाता है। तो वो परेशान होकर कहते हैं कि आप हमारी सैलरी बढ़ाओ। और बाकी जो टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट होते हैं, अगर वो पहले से ही बता रखे हैं तो फिर इसमें विरोध और उसकी बात ही क्या है? विरोध मुख्य रूप से तब आता है जब आलू, प्याज, टमाटर ये महंगे होने लग जाते हैं। अब ये महंगे होने लग जाते हैं तो प्रेशर बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं तो मजदूरी बढ़ानी पड़ती है। अब मार्केट का क्या कंडीशन है ये अलग बात हो गई, राइट? आप इसको समझो। अगर मजदूरी बढ़ानी पड़ गई तो जैसे पेट्रोल महंगा, कोई आदमी दृष्टि में काम करता है वो कहता है सर हम दूर से आते हैं, अब बहुत महंगाई हो गई है, टमाटर इतना महंगा मिल रहा है, हर चीज इतनी महंगी मिल रही है, तो विकास से को क्या करना पड़ेगा? सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। सैलरी बढ़ाने से उन लोगों की जीवन में चेंज नहीं हो रहा है, वो गलत भी नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हैं कि विकास से फीस बढ़ा सकते हैं? मतलब वो सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी को क्या कस्टमर पे डाल सकते हैं? खास तौर से तब जबकि ऑफलाइन बैच को लेकर प्रॉब्लम हो। तो ये कीमत है उनकी और ये कॉस्ट है। और यहाँ पर महंगाई है। महंगाई से मजदूर या जो भी काम करते हैं उन लोगों ने कहा कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, ये सैलरी ऐसे गई क्यों? ये जो गैप है ये तो कम हो गया ना, और वो प्राइस को इधर नहीं सर पा रहे, तो ये गैप ऐसे खत्म होता जाएगा। और ये भी हो सकता है कि कुछ रहे ही नहीं, तो दृष्टि नया ब्रांच कैसे खोलेगा? मतलब ये सरप्लस कोई तो निवेश किया जाता है। कोई भी बिजनेसमैन जो प्रॉफिट कमाता है उसको घर में थोड़ी रखता है, कोई बिजनेसमैन नहीं है ऐसा, वो पैसे को फालतू रखता ही नहीं है, वो उसको लगा देता है। तो नए ब्रांच खुल जाएंगे, नया कुछ होगा तो फिर नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। मतलब बहुत दमदार थ्योरी है, दिखने में ऐसा लगता है बट ये बहुत दमदार थ्योरी। और इसमें कई बातें हैं लेकिन मैं जाना नहीं चाहता, आप अभी परेशान हो जाओगे फिर। तो इतना ही समझो आपकी बिना प्रोडक्टिविटी के बढ़े अगर सैलरी बढ़ती है तो वो गलत होता है। सैलरी इन्फ्लेशन से बढ़ रही है, वहाँ प्रोडक्टिविटी का कोई मतलब नहीं है। अगर श्रमिक ज्यादा उत्पादक है तो आप ज्यादा सैलरी दे दो, लेकिन अगर वो उत्पादक भी नहीं है, ज्यादा सैलरी भी देनी पड़ रही है तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये मॉडल कहता है कि आप मजदूर वर्ग वाली चीजों का ध्यान, ज्यादा उत्पादन करें। फिर आप चेंज करके फिर लिखिए इस मॉडल में कृषि और एग्रीकल्चर, खाने पीने की, इस मॉडल में कृषि, ग्रामोद्योग, ग्राम प्लस उद्योग से बना ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग आदि के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। आगे लिखिए ये सभी गतिविधियां श्रम गहन भी होती है, लेबर इंटेंसिव, श्रम गहन भी होती है, यानी लेबर का पूंजी की तुलना में ज्यादा इस्तेमाल करती है। गहनता जो होती है फैक्टर इंटेंसिटी कहते हैं इसका। तो ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, कृषि, इसमें क्या क्या चीज की ज्यादा जरूरत पड़ती है? श्रम की जरूरत, तो श्रम गहन होती है। अतः इन गतिविधियों का विकास करने से रोजगार के अच्छे अवसर भी उत्पन्न होते हैं। अब ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है तो लेबर इस्तेमाल हो जाएगा। फिर आप चेंज करिए, इसमें विदेशी तकनीकी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्थानीय संसाधनों के माध्यम से आर्थिक विकास किया जा सकता है। फिर आप चेंज करिए, एक थिंकर है डेनी रोड्रिक, उनका नाम लिखिए, डेनी रोड्रिक के अनुसार चीन के द्वारा विकास की आरंभिक अवस्था में
विकास की आरंभिक अवस्था में इसी प्रकार के, इसी का नहीं, इसी प्रकार के मॉडल का प्रयोग किया गया था। इसी प्रकार के मॉडल का प्रयोग किया गया था जिसमें जिसमें उसके द्वारा कृषि कृषि और टीवीईज, टाउन एंड विलेज एंटरप्राइजेस, टाउन एंड विलेज एंटरप्राइजेस, टीवीईज के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे वह अपनी विशाल जनसंख्या के लिए न केवल रोजगार बल्कि पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, पोषण के उचित स्तर को चीज होती है जिसको बचत कहते हैं। और बचत नहीं करेंगे तो निवेश के लिए हमें संसाधन नहीं मिलेंगे। कोई व्यक्ति जितना उत्पादन करता है, जितनी आय कमाता है, अगर उसे बचत ना करे, सारा ही उपभोग कर ले, तो फिर वो मशीन उपकरण वगैरह कैसे खरीद पाएगा? उत्पादक खर्च का मतलब क्या है कि हम ऐसी चीजें लेके आते हैं जिससे हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती हो उत्पादन करने की। जैसे किसान है तो उसके पास जितने ज्यादा औजार होंगे, उपकरण होंगे, उतनी उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन किसान सारा ही खर्च कर देता हो खाने पीने में, तो उसको कुछ नहीं बचेगा, अगली बार के लिए बीज भी नहीं बचेगा, तो कैसे अपने उत्पादन को मेंटेन कर पाएगा? तो ये बात तो उतनी सरल है जैसे कि 2+2=4 होते हैं, राइट? तो बचत होती रहनी चाहिए। बचत और ग्रोथ आपस में जुड़ जाते हैं इस तरह से। बचत होगी फिर निवेश होगा, निवेश के बाद पूंजी निर्माण होगा। यही प्रक्रिया आपको कल की क्लास में बताई थी। बचत करो, बचत से फिर निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट से आप मशीनें लेके आते हो, तो मशीनों को सी कहते हैं, और सी से फिर आप वाई की तरफ जाते हो, यानी कि उत्पादन की तरफ जाते हैं एक तरह से। और सी से वाई पर जाने के लिए आप पूंजी निर्गत अनुपात को देखते हो, पूंजी की उत्पादकता। अगर पूंजी की उत्पादकता 1/4 है, तो अगर आपने 20% बचत की, निवेश भी 20 के बराबर हुआ, पूंजी भी 20 के बराबर हुई, तो ये 5 के बराबर बढ़ जाएगी। ये पूंजी की उत्पादकता को दिखाता है ये अनुपात। सीधा पूंजी वाई नहीं बनेगी, पूंजी उसकी उत्पादकता से गुणा होकर फिर वाई की वैल्यू निकलेगी। तो इस तरह की बातें हमने पिछली वाली क्लास में की थी, आप उसको पढ़ते रहो। कोई दिक्कत आती है तो फिर देखेंगे कभी। सवाल लिख लो आप, जो कल हमने पढ़ा था उस पर क्वेश्चन लिख लो आप। पहला प्रश्न लिखिए, निवेश किसे कहते हैं? निवेश किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा लो और आगे लिखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश की क्या भूमिका होती है? किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश की क्या भूमिका होती है? ये तो पहला सवाल है। दूसरा लिखिए, सेकेंड। पूंजी निर्गत अनुपात से आप क्या समझते हैं? यह किस प्रकार ग्रोथ को प्रभावित करता है? ये किस प्रकार ग्रोथ को प्रभावित करता है? अगला प्रश्न लिखिए, क्या बचत की दर किसी देश की ग्रोथ रेट को निर्णायक रूप से निर्धारित करती है?
और अगला भाग लिखिए, अन्य कौन से कारक ग्रोथ रेट को निर्धारित करते हैं। आया हुआ सवाल यूपीएससी मेंस में, क्या बचत की दर किसी देश की ग्रोथ रेट को निर्णायक रूप से निर्धारित करती है? अन्य कौन से कारक ग्रोथ रेट को निर्धारित करते हैं? अगला सवाल लिखिए, क्या कारण है कि भारत जैसे राष्ट्र क्या कारण है कि भारत जैसे राष्ट्र बचत की उच्च दरों को ग्रोथ की उच्च दरों में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं? तो आपको कारण बताना है कि बचत की दर अच्छी होते हुए भी भारत जैसे राष्ट्र उसको हाई ग्रोथ में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं, जबकि हमने इस मॉडल में पढ़ा है कि बचत की दर अच्छी होगी तो ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए। अगला सवाल लिखिए, हेरेड-डोमर मॉडल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगला भाग लिखिए, भारत के लिए इस मॉडल की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगला सवाल लिखिए, वेज गुड्स मॉडल क्या है वर्तमान में? अगला भाग है वर्तमान में भारत में इस मॉडल की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। ये सवाल आप करिए, नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। एक छोटा अध्याय है औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उसका प्रभाव। ये एक मतलब ट्रेडिशनल टाइप का टॉपिक है, तो चूंकि सिलेबस में है तो करना है, बाकी परीक्षा के लिए आज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सवाल आया है इसमें अभी तक। चलिए तो अगला चैप्टर लगा लें आप। अंग्रेजी में लिख रहा हूं, चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी and its impact on industrial growth। ये चैप्टर है हमारा। तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। देखिए, किसी भी देश की औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। आगे लिखिए, औद्योगिक नीति नियोजित औद्योगिक विकास को प्रदर्शित करती है। इसके कारण औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न नियमों और कार्यक्रमों को दिशा मिलती है। पूर्ण विराम लगाइए। मतलब कोई भी देश की औद्योगिक नीति यानी सरकार ने पॉलिसी बना रखी है इंडस्ट्रीज को लेकर, तो ये पॉलिसीज अगर है, मतलब इस तरह की पॉलिसी है, तो सरकार क्या सोचती है, मतलब औद्योगिक विकास के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, ये पता हमें लगता है औद्योगिक नीति से पता लगता है कि सरकार निजी क्षेत्र को ज्यादा ध्यान में रख रही है कि सरकार को ध्यान में रख रही है, वो क्या करना चाहती है। क्योंकि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाते हो तो उसके उद्देश्य भी रहते हैं उसमें कि क्या क्या पर्पज है। बिना उद्देश्यों की नीति नहीं बनती। और कोई भी कार्यक्रम औद्योगिक विकास के लिए सरकार बनाती है, कोई नियम बनाती है, तो वो नियमों को दिशा मिलती है क्योंकि आपने पॉलिसी सेट की हुई है पहले से। और अगर कोई भी कार्यक्रम और नियम उस पॉलिसी से अलग होता है तो पॉलिसी होने की वजह से हमें पता लग जाता है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसको। तो पॉलिसी होना बहुत जरूरी होता है। मोदी जी कहते हैं कि राज्य नीति संचालित होना चाहिए, पॉलिसी ड्रिवन होना चाहिए। वो कहते हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए पॉलिसी बना दो, उसको ऑनलाइन कर दो, किसको किस स्कीम का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, सरकार क्या चाहती है, सब कुछ वो पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। और जबकि भारत में
ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मतलब पॉलिसी पैरालिसिस रहता है, यानी कि हम कोई चीज की नीति नहीं बनाते हैं और काम शुरू कर देते हैं, तो वो कामों को दिशा नहीं मिल पाती है। और कई बार क्या होता है कि वो अभी आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये पता नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। आप इंटरव्यू में जाओगे, आपसे पूछेंगे कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, तो ये एक साधारण सवाल है, लेकिन इसका उत्तर उतना ही असाधारण है, क्योंकि हर बच्चे को ये पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है कि वो आईएएस क्यों बनना चाहता है, एक ब्रॉडर पर्पज क्या है। तो वही बात हो जाती है कि हम कई सारे काम ऐसे करते रहते हैं और हमारी पॉलिसी इसमें क्लियर नहीं है। तो हमें से कितने लोग अपने जीवन की एक पॉलिसी बना रखी है उन्होंने कि मेरी जिंदगी में मुझे ये करना है, हमें से कितने लोग इस पॉलिसी के साथ चल रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं है लाइफ में। तो उससे फिर जीवन में क्या है कुछ मालूम नहीं चलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका क्लियर कट होता है कि कितने टाइम तक उनको कमाना है, उसके बाद में उनको संन्यास लेना है, उसके बाद वो ये करेंगे वो करेंगे, पूरी प्लानिंग रहती है उनकी। और जिंदगी का मकसद क्या है ये भी उनको क्लियर रहता है कि लाइफ में हमें करना क्या है, राइट। तो पॉलिसी जहाँ पर सेट होती है वहाँ विरोधाभास खत्म हो जाते हैं, किसी भी चीज को दिशा प्राप्त होती है, भ्रमों का निवारण होता है, भ्रम पैदा हो जाता है। तो हम मतलब उस पॉलिसी के सामने रखकर कोई भी निर्णय कर सकते हैं। अगर आपने पॉलिसी बना रखी है कि मैं जिंदगी में किसी को कुछ नहीं कहूंगा, सामने वाला मुझे कुछ भी कहे लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, तो आपने पॉलिसी बना रखी है। इन केस आप फंस जाते हो कि मैं क्या करूं, इसमें जैसा बोला, तो अपनी पॉलिसी को याद कर लो कि आपने पॉलिसी बनाई थी कि मुझे किसी से बहस नहीं करनी है, मुझे किसी को सही साबित नहीं करना है, बात खत्म। मैं जब बाहर निकला पढ़ाई के लिए तो मेरे फादर ने कहा कि रामेश्वर कुछ भी हो जाए किसी से लड़ना मत, तुम्हारा कुछ भी कोई ले ले कुछ भी कर दे, तुम हाथ जोड़ लेना लेकिन तुम किसी से बात मत करना इस तरीके। मेरे फादर ने मेरे लिए पॉलिसी सेट कर दी, मैं भी उसके प्रति सहमत हो गया। तो मैं याद कर लेता हूँ उनको, जब कोई ऐसा जीवन है तो लंबा चौड़ा, इसमें तो कई तरह की चीजें होती है, तो मैं याद करके समाधान मिल जाता है मुझे कि भाई फादर ने कहा था ये, अब मुझे ये नहीं करना। फादर ने कहा कि भाई तुम बाहर जा रहे हो, कभी ड्रिंक मत करना, स्मोक मत करना, नॉनवेज मत खाना, तो मैंने मान लिया उनकी बात को। ये सब मैंने नहीं किया कभी भी, अभी तक तो नहीं किया, आगे का मैं कह नहीं सकता। तो अभी तक नहीं किया तो आगे क्या हो जाएगा ऐसा, मुझे उनकी बात याद है, तो बस बात खत्म है कि कभी कोई मुझे मतलब लालायित करेगा ये सब करने के लिए, मैं अपने फादर को याद कर लूंगा, बात खत्म हो जाएगी। तो भ्रमों का निवारण हो जाता है कि इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। तो लाइफ को एक दिशा है, बस ये चीज है। तो औद्योगिक विकास पॉलिसी नहीं है तो ये गलत है। ये तो ठीक उसी तरह से कि संविधान है लेकिन उसका प्रियम्बल नहीं है। जैसे आपको कोई कहे कि संविधान का प्रियम्बल हटा दो और बाकी सारे आर्टिकल पढ़ो, राइट, सारे आर्टिकल, फिर आप क्या, अगर हम 100 लोगों को कहेंगे कि आप अलग अलग इस पर टिप्पणी लिखो कि हम देश में कौन से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो 100 लोगों के विचार डिफरेंट आएंगे उसमें। तो एक लक्ष्य की रोशनी में आप किसी चीज को लिख रहे हो, एक इसी को हटा दिया तो ये किधर जाएंगे इसका कुछ पता है। तो औद्योगिक नीति का महत्व यह है और नियोजन को दिखाता है, प्लान वे में चल रहे हो आप, ये दिखाता है कि आप बेतरतीब होकर नहीं चल रहे। तो ये तो सुनी की 2-4 लाइनें थी जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि पॉलिसी के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता है ठीक ढंग से, और औद्योगिक नीति भी एक पॉलिसी। पैराग्राफ बनाते हुए लिखेंगे, भारत में औद्योगिक नीतियों की घोषणा की शुरुआत, औद्योगिक नीतियों की घोषणा की शुरुआत 1948 में हुई, 1948 में हुई, और अब तक भारत में 6 औद्योगिक नीतियां घोषित की जा चुकी है। 6 औद्योगिक नीतियां घोषित की जा चुकी है। चाहो तो वर्ष में लिख रहा हूं बोर्ड पर, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। 6 औद्योगिक नीतियां घोषित की जा चुकी है, उसमें 1948, 1956, 1973, 1977, 1980 और 1991, ये 6 औद्योगिक, पहली 48 में आई, फिर 56, मतलब ऐसे 6 औद्योगिक नीतियां घोषित की जा चुकी है। पैराग्राफ चेंज करिए। इन सभी औद्योगिक नीतियों में 1991 की औद्योगिक नीति, 1991 की औद्योगिक नीति को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा गया है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा गया है। लगाइए पूर्ण विराम। अब टॉपिक क्या पढ़ रहे हो, चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब इसने बताया नहीं ना कौन सी वाली है, आपको समझना पड़ेगा कि चेंज का मतलब क्या है। अब ये पहली थी, बाद में ये आई तो ये भी चेंज को दिखा रही है, फिर इसके बाद में ये आई तो ये भी चेंज को दिखा रही है। तो इसको पढ़ना क्या है, मतलब कौन सा पढ़ना है, तो इसको पढ़ना है क्योंकि महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में इसी को देखा गया है। ऐसे दिमाग लगा के सिलेबस को समझना पड़ता है कि जो यूपीएससी ने दिया उसका मतलब क्या है। उसने तो लिख दिया चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। चेंज भी कई तरह के होते हैं, एक चेंज होता है कि इंक्रीमेंटल टाइप का, एक होता है इनोवेटिव टाइप का। एक बच्चा मतलब हार्ड वर्क के अप्रोच के तहत 6 घंटे पढ़ता है रोज, फिर उसने 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया तो चेंज हुआ, इसको चेंज कहेंगे। लेकिन ये चेंज इंक्रीमेंटल है, मतलब 6 की जगह 8 घंटे पढ़ना, सोच नहीं बदली, दृष्टिकोण नहीं बदला। लेकिन एक दूसरे केस में बच्चा हार्ड वर्क पे ध्यान देने की जगह स्मार्ट वर्क पे ध्यान देने लगे, तब हम कहेंगे ओ ये एक बड़ा परिवर्तन है, बड़ा चेंज है, इनोवेटिव चेंज है। वो चीज यहां दिखाई देती है। एक आप किताब का रिप्रिंट निकालते हो, एक किताब का परिवर्धित संस्करण निकालते हो, तो किसको सही चेंज कहोगे आप? जो परिवर्धित संस्करण है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने लिखा कि इन सभी औद्योगिक नीतियों में 1991 की औद्योगिक नीति को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस औद्योगिक नीति में देश के
देश के औद्योगिक विकास में देश के औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करने तथा निजी क्षेत्र की भूमिका को मुख्य स्थान देने पर जोर दिया गया यह औद्योगिक नीति उदारीकरण और निजीकरण के विचारों पर आधारित है पूर्ण विराम लगाइए और आगे लिखिए। इन्हीं संदर्भों में इस औद्योगिक नीति को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहा गया है। मान लो ये सवाल आ जाए कि नई औद्योगिक नीति में नया क्या है, व्हाट इज न्यू इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो समझ आ रहा है आपको कि नया क्या है। नया यह है कि देश का जो औद्योगिक विकास है उसमें पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र किसको कहते हैं, जहां सरकारी उद्योग काम करते हैं, सरकार रहेगी, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट रहेगी, तो गवर्नमेंट को पीछे करने की बात है और प्राइवेट सेक्टर को आगे करने की बात है। प्राइवेट सेक्टर संभालेगा कमान और औद्योगिक नीति बनाता कौन है, सरकार। तो सरकार खुद ही कह रही है कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर को हम आगे लेके आएंगे, हम पीछे जाएंगे। ऐसे समझ लो जैसे एक कार है और उसका स्वामी कार चला रहा है, ड्राइवर पीछे बैठा हुआ है और कार का स्वामी बोला कि मैं कार चलाऊंगा, तो ड्राइवर पीछे बैठ गया। अब गाड़ी चलती रही, वो चलाता रहा, चलाते चलाते मतलब काफी दूर चले गए, लेकिन मंजिल अभी भी बहुत दूर है। तो कार का स्वामी बोला कि ये काम करो, तुम्हें आ जाओ आगे, मैं पीछे चला जाता हूँ, आप चलाओ गाड़ी। बस आप चलाओ ना, नहीं जिसको ठीक है, मतलब कहते हैं ना, जो जैसा काम करता है उसको वैसा ही काम दिया जाना चाहिए। तो सरकार नाम का स्वामी समझ गया कि औद्योगिक विकास की कार मेरे से नहीं चलेगी, तो खुद ही कह रही है सरकार कि आप आ जाओ, आप चलाओ गाड़ी, क्योंकि ये काम आप ही का है। तो माननीय मोदी सर क्या कहते हैं, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस, यानी ये सरकार का बिजनेस नहीं है कि वह बिजनेस करे, यानी सरकार का काम नहीं है कि वह व्यवसाय करे। वह विमल जालान कहते हैं, एक किताब लिखी विमल जालान सर ने, जानते हो या नहीं विमल जालान सर को, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे जालान सर। और अभी बीच में आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक, आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है इंडिया में। टैक्स के बाद में अगर सरकार को, कर के बाद में अगर सबसे ज्यादा इनकम भारत सरकार को मिलती है तो किस चीज से मिलती है, प्रॉफिट से, लाभों से, लाभांश इनसे। और लाभों में सबसे ज्यादा लाभ इंडिया में कौन देता है, रिजर्व बैंक। और बीच में ऐसा हो गया था कि रिजर्व बैंक के पास बहुत सारा सरप्लस पड़ा हुआ है, तो सरकार सोचने लगी कि वो हम ले लें, सरप्लस को हमें चाहिए। इस बीच में बहुत खींचतान हुई, मतलब रिजर्व बैंक और सरकार के बीच में। तो एक जालान कमेटी बनी थी, राइट, तो जालान कमेटी उस मुद्दे पर, तो जालान सर का नाम वहां भी आया। और उनकी किताब है इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर द 21st सेंचुरी, और पेंगुइन पब्लिकेशन है, और छोटी सी बुक है और मैंने उसको पढ़ा कितनी बार। तो उसमें एक जगह लिखते हैं जालान से, वो आप ध्यान से सुनोगे तो अच्छा रहेगा। वो लिखता है कि मैं ये तो नहीं कहता कि स्वामी बदल देंगे तो कुशलता भी बदल जाएगी। तो मैंने सोचता ना कि स्वामियों को चेंज कर दें, तो कोई भी फैक्ट्री में की जो